अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। रिचर्ड बाउचर को लाले कायदे आज़म का अवार्ड इस हुकूमत की जानिब से दिया गया। उनकी खिदमात जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उन्होंने इस खित्ते में अदा की हैं, उसकी सिले में शायद उनको यह अवार्ड दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। बहरहाल ये हमारा आज का इशू नहीं है। इशू है नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम, और उसके बाद यह भी कहा गया है कि सियासतदानों को इस नैब ऑर्डिनेंस के जरिए ट्राई नहीं किया जाएगा, उनके लिए एक अलहदा कमेटी बनाई जाएगी। ये नैब ऑर्डिनेंस 1999 में आया और उस वक्त बड़ी पजीराई हुई इस नैब ऑर्डिनेंस की। लोगों का ख्याल था कि वो तमाम इल्जामात जो मुख्तलिफ सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और जनरलों पर लगे हैं करप्शन के, उसका कुछ तदारुक होगा, करप्शन इस मुल्क में कम होगी। अगर आपको याद हो तो 1990 की दहाइयों में करप्शन में पाकिस्तान नंबर 2 था, और अब भी एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स है उसमें 65% के करीब करप्शन है इस मुल्क में। और इस करप्शन के खात्मे के लिए कोई ऐसा इदारा होना बहुत जरूरी था जो इस करप्शन को रोक सके, लेकिन अब सियासतदानों को इससे बाहर निकाल दिया गया है। कितना फायदेमंद होगा नैब? अगर सियासतदानों को ट्राई करने का निजाम क्या हमारे पास मौजूद है? कितना इफेक्टिव बना सकेंगे हम इसको? अहम इशू है पाकिस्तान का, जहां पे आप जानते हैं कि बहुत से सियासतदानों पर, सब बड़े बड़े सियासतदानों पर करप्शन के इल्जामात लग चुके हैं। इसमें बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दे। कमर जमान कायरा साहब, वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात, शुक्रिया कायरा साहब। उनके साथ चौधरी आबिद शेर अली, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए तालीम के, और उनके साथ मारवी मेमन साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। कायरा साहब आपसे शुरू करते हैं। ज़ाहिर नैब ऑर्डिनेंस जब शुरू में आया था उस बड़ी पजीराई थी इस नैब ऑर्डिनेंस की, और सियासतदानों के साथ जो एक सबसे बड़ा इल्जाम उन पर लगाया जाता है वो फाइनेंशियल करप्शन का है। ये पैसे जो करप्शन हुई है इस मुल्क में, बड़ा इल्जाम है उन पर। अब सियासतदानों को उस नैब ऑर्डिनेंस में से एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि सियासतदानों को नहीं ये इदारा ना इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ना उनका नाम ला सकता है। इज दैट अ गुड थिंग टू डू कि सियासतदानों को आपने बाहर निकाल लिया उसमें से? देखिए जी, किसी एक काशिफ साहब, इसकी बड़ी तवील दास्तान है। वैसे तो नैब ऑर्डिनेंस जिस रूह के तहत लाया गया था, अगर उसके तहत इस्तेमाल होता, ट्रांसपेरेंटली इस्तेमाल होता, अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल होता, तो शायद ये लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता। लेकिन जिस तरह इस एहतसाब और नैब ऑर्डिनेंस का जो रिजल्ट निकला, जिस तरह इसको इस्तेमाल किया गया, पब्लिक परसेप्शन से जो बनी, वो विक्टिमाइजेशन का एक रूल था जिसको एक एफआईआर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और इससे पहले भी, मैं किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बात करता, लेकिन इससे पहले भी ये मुख्तलिफ अखबार में ऐसे कवानीन बनाए गए जिनकी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट तो शायद अच्छा था, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया गया तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हुआ। इस वक्त जो ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की जा रही है, उसकी बुनियादी रूह है कि आपने मुसल्लह अफवाज को, उनका अपना एक तरीकाकार है, उनका अपना एक इदारा है, और वो उसको ट्रायल करते हैं। अगर किसी पे करप्शन चार्जेस लगते हैं, कोई मैल प्रैक्टिस के चार्ज लगते हैं। जुडिशरी एक दूसरा इदारा है, जुडिशरी के अंदर भी अपना एक मैकेनिज्म है, वो अपने इदारे के अंदर खुद उनका सेल्फ एक निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जब गवर्नमेंट में आने से पहले जब हमने ये मुआहदा किया था, या तय हुआ था हमारे कुछ गवर्नेंस के रूल्स, तो उसमें एक बात तय की गई थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विल बी हेडेड बाई द लीडर ऑफ द अपोजिशन और मेंबर ऑफ द अपोजिशन। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसको हेड कर रहे हैं, और अगर करप्शन करनी है तो हुकूमत ने करनी है, अपोजिशन ने नहीं करनी। इनफरादी तौर पे भी होती है। मैं वही गुजारिश करता हूँ, इनफरादी करप्शन को कौन पकड़ेगा? इनफरादी करप्शन भी हुकूमत का जो बंदा होता है वही बेहतर टूल इस्तेमाल कर सकता है ना जी। टूल के तौर पर कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि हुकूमत में होगा, अपने पावर को अब्यूज करेगा, मिसयूज करेगा और पैसे कमा लेगा। उसको पकड़ने का सबसे बड़ा जरिया और सबसे ज्यादा मोतबर जरिया अब यही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हु इज अ क्रेडिबल पर्सन, उनके क़यादत में एक कमेटी बनी है। या उसके अलावा भी अगर पार्लियामान की एक ऐसी कमेटी बन जाती है जिसमें सारी जमातों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, और वो अगर किसी पे चार्ज लगता है, वो कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करे। वो चाहे तो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपने साथ इन्वॉल्व कर ले, वो एफआईए को दे ले, जिससे भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे कराए, लेकिन उसको ओवरव्यू जो है वो पार्लियामानी कमेटी करे, न कि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी करे जिसमें कोई कभी फौज के कुछ लोग हो, या सिविल के कुछ लोग हो, या पुलिस के कुछ लोग हो, और उनको हम टूल के तौर पर इस्तेमाल करें अपने मुखालफिन के लिए। इसका बेसिक रूल ये फिलॉसफी है इसके पीछे कि नैब से सियासतदानों को बाहर निकाल दिया गया। जो ऑर्डिनेंस था 1999 का नैब ऑर्डिनेंस, उसमें जो चीजें क्या करना था उसके तहत नैब के इदारे ने डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और डिस्पोजल ऑफ केसेस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। यानी पहले ये देखेंगे करप्शन कहां हुई है, किसने की है, कितनी की है, और उसके बाद उनको उसके बारे में करें। ये एक मैकेनिज्म था, एक इंस्टीट्यूशन अवेलेबल था नैब का, जो एक पूरी बॉडी थी। ये बहुत बड़ा काम होता है कई दफा, कौन
है, किधर है, बहुत सी प्रूफ्स आपको निकाल के लाने पड़ते हैं। कौमी असेंबली की अगर कमेटी बनाई भी गई जिसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस उसमें मौजूद हो, तो उनके पास ये मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या बेहतर नहीं था बजाय इसके कि आप सियासतदानों को से बाहर निकाल दें, नैब के इदारे को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, नैब की जो लीडरशिप है, जो चेयरमैन नैब हो वो ऐसा हो जो गैर मुतनाज़ आदमी हो, उसको इख्तियारात दिए जाए, उसको माली तौर पर आजाद कर दिया जाए। वो बेहतर नहीं था अगर करप्शन के खात्मे के लिए? मैं समझता हूं काशिफ अब्बासी साहब माजी में परवेज मुशर्रफ साहब ने हुकूमत ली और ये एहतसाब तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू किया गया, उसको इतना गलत तरीके से सियासतदानों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। नवाज शरीफ साहब के दौर में? नहीं, परवेज मुशर्रफ के दौर में। अच्छा, दोनों दौर में? यानी और नहीं, नवाज शरीफ साहब के दौर में तो आप देखें गौहर अयूब साहब की बिजली चोरी पकड़ी गई, आपदा हुसैन की पकड़ी गई, अपने लोगों से उन्होंने एहतसाब शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई, नाम आपने कोई दो लिए हैं जो अपनी पार्टी छोड़ के चले गए। इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, इन्होंने अटक किलों में बंद किया और ऊपर फौजी अदालतें होती थी, जनरल कर्नल बैठते थे, नीचे नायबज़दा जजेस थे, उनको बिठाकर ये अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहे। जो एहतसाब है मैं समझता हूँ क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, उसमें चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, चाहे सियासतदान हो। इसमें एक बड़ी वजह है, मैं समझता हूँ कि जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं आ पाता और अदारों की मजबूती और इस्तेकामत के लिए हम काम नहीं करते, तो ये सारा ही मैं समझता हूँ कि एक मज़ाइका खेज अमल होगा। इस पर पहले हमें, जैसे मोहतरमा शहीद भुट्टो ने, बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया मियां साहब के साथ, वो एक ओपन विल थी बेनजीर साहिबा की अवाम के लिए। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को वो विल जो उन्होंने 16-17 करोड़ अवाम के सामने साइन की, इनको ओन करना चाहिए था, उसके ऊपर अमल पैरा करते हुए, और उनको जुडिशरी को बाहर करना चाहिए था ताकि फैसले जो होते वो इंसाफ के पैरामीटर्स के अंदर होते। अब देखें, अपनी मर्जी के आप जजेस ले आए, जालाइज्म को आप इंट्रोड्यूस कराएं, इसमें क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, फैक्ट्स हैं। लोगों ने आपको 18 फरवरी को वोट दिया, एंटी मुशर्रफ दिया। जो परवेज मुशर्रफ की पॉलिसीज थी लोगों ने डेफर किया, और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियती राय से वोट मिले। मैं समझता हूं कि जब वोट मिले 18 फरवरी के मैंडेट के बाद, आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां साहब के साथ 3-4 मुआहदों पे दस्तखत भी किए, और आखिरी परवेज मुशर्रफ की इंपीचमेंट के पहले उन्होंने एक लेटर पढ़ा जो मियां साहब के साथ उन्होंने साइन किया। मैं समझता हूं अगर उस पर हम अमल पैरा करते और उसी रोशनी में हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करते, ताकि कोई भी एहतसाब के अमल को क्रिटिसाइज ना करता, जुडिशरी को क्रिटिसाइज ना करता, और अपने मनपसंद जजेस को लाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी रुकावट है। आपका ख्याल है? सबसे पहले देखिए, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके जान माल पैसे का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इससे अपने आप को मुस्तशना करा दें तो मैं समझता हूँ ये कौम के साथ भी ज्यादती होगी, और ये जो अदारा नैब का बनाया जा रहा है ये भी मजाक होगा। ये भी मजाक होगा। लेकिन ये पहला मौका आया, आपके पास भी आऊंगा हुकूमत का मौका इस पर लेने के लिए, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ वेयर वी स्टैंड ऑन दिस। नैब इसलिए भी जरूर को रॉकेट साइंस नहीं है किसी की अकाउंटेबिलिटी करना। नैब में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने यहाँ पे इस नैब ऑर्डिनेंस से पढ़ी कि आपके पास जो कुछ है, जो आपके एसेट्स हैं, क्या आप वो एसेट्स रखने के काबिल हैं जो आपने टैक्स की आपने अपनी रिटर्न्स जमा कराई? बड़ा सिंपल सा कानून है कि अगर मैं बहुत बड़ी, अगर मैं मर्सिडीज चला रहा हूं और मैं जो टैक्स जमा कराता हूं उसके मुताबिक मैं होंडा भी नहीं खरीद सकता, तो मुझसे ये पूछा जाए कि आपने ये गाड़ी कहां से लाई है। बड़ा सादा सा एक तरीकाकार है जो कि फॉलो पाकिस्तान में नहीं किया जाता। हम तो ये चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पब्लिक मनी है जो पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है, जिसको उन्होंने आगे उसको इस्तेमाल करना है, प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना है। इतना आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्यों इतना मुश्किल बना दिया गया इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हम तीनों यहाँ सियासतदान बैठे हैं आपके सामने, और आपने जो सवाल उठाया है नैब का कि सियासतदानों को जो है बीच में से निकाल दिया जा रहा है, आई थिंक इसमें अगर आप अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बड़ा स्ट्रेंज सी एक सिचुएशन हो गई है कि हम ये